बीच बीच में लॉजिक आएंगे, लेकिन आप इसको ऐसे कंसिडर करो कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा बना लिया तो जो चीज़ें इसमें यूज हुई दूसरे प्रोजेक्ट में आपको वो परेशानी नहीं होगी। जैसे इसमें यूज हुई थी इमेज, एकदम से आपको रिमाइंड होगा इमेज किसी प्रोजेक्ट में यूज करनी हमें आ गई, एक रिपोजिटरी पैटर्न हमें आ गया। तो जो जो चीज आ गई, तो मान लो अगले प्रोजेक्ट में 80% तो ही चलेगा, कुछ नहीं लॉजिक होगा वो हम पढ़ लेंगे। तीसरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, यही तो फर्क होता है फ्रेशर और एक्सपीरियंस में। अब जो चीज पहली बार इंप्लीमेंट करते हैं वो टाइम लगता है। अब पढ़ रहे जैसे इमेज है, अगर यही में आपको इमेज बाद में भी आएगा, देख जहां पे हमारे 3 घंटे लगेंगे वहां आधा घंटा में लगेगा। तो ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस में यही डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, ई कॉम प्रोजेक्ट, ठीक। तो इस वीक में भी काफी कुछ होगा, कोशिश है प्रोडक्ट मॉड्यूल को कंप्लीट करें। तो कैटेगरी मॉड्यूल होते हैं, कैटेगरी मॉड्यूल हो गया, कवर टाइप हो गया, और तीसरा अब ये प्रोडक्ट। एक तो यहां पे हम कहां पे थे, कोर्स पे। अब जो इमेज का लॉजिक लिख रहे, जैसे आप देखो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज कर लिया, टेक्स्ट एरिया यूज कर लिया, इनपुट टाइप फाइल यूज कर ली, उस पे वैलिडेशन यूज कर ली। अब ये चीज हमें आ गई। अब किसी और प्रोजेक्ट में होगा तो हमारा माइंड अपने आप उस साइड चलेगा, ये चीज आप ये कर दो इंप्लीमेंट। देख अब आप लोग कोई एडमिन कंट्रोलर, देखो प्रोडक्ट भी कौन डालेगा, उस एप्लीकेशन का एक रिस्पॉन्सिबल यूजर। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ईबे पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो हम थोड़ी प्रोडक्ट डालते, प्रोडक्ट उसका कोई एक रिस्पॉन्सिबल यूजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो सारी मैनिपुलेशन करेगा। किसी प्रोडक्ट को हटाना है, किसी का प्राइस कम ज्यादा करना है, हम थोड़ी कर सकते, तभी एडमिन बनाया हो। बात समझो, यूजर क्या करेगा बाद में देखते हैं। और हम लोग यहाँ पे पोस्ट का बना रहे थे, यहाँ नई चीज क्या सीखी, वाई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। लेकिन देखने वाली बात ये थी, हम भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इनके इंटरफेस का नाम है आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट, वैसे वेरिएबल या वैसे सारा कुछ हम भी ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ये भी टीआई को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम भी ये भी ऐसे कर रहे हैं, हम भी वैसे। अब आई यूनिट ऑफ वर्क हमने बनाया हुआ, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया है, और जितनी भी पाथ के लिए वही यूज हो रहा देखा ही आपने। तो यहाँ पे काउंट ग्रेटर देन 0 अगर आपने कोई फाइल सेलेक्ट की है, ठीक, और अपडेट कर रही हो, तो उसका लॉजिक तो मैंने लगा दिया कि पहले पुरानी इमेज को उठाए और उसको क्या कर दे, डिलीट। और नई इमेज बनाने का कोड सिर्फ इतना सा, ये वाला कोड। और जब ये फाइल बन जाएगी, ये कोड क्या करेगा, फाइल को इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट फोल्डर में सेव कर देगा। उसके बाद ये आपका क्या है, इमेज का व्यूअर। ठीक, ये क्या आपका इमेज यूआरएल। ठीक, तो ये है आपका इमेज यूआरएल। अब डाटाबेस में ये सेव होगा, पाथ क्या पाथ होगा, स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश फाइल का नेम। अब यहां तक की कहानी तो आपकी आ गई। तो ये कोड था, अगर ब्राउज करके कोई फाइल सेलेक्ट की है, देन काउंट ग्रेटर देन 0। अगर आपका काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो इसके कहां आएगा, बोलो एल्स में।
ठीक, इसके एल्स में आएगा यहां पे। अब फाइल सेलेक्ट नहीं की, कौन सा केस होगा? देखो सेव वाला केस तो हो नहीं सकता, उसमें वैलिडेशन लगी है, सेलेक्ट तो होगी। अपडेट, मान लो उसने फाइल को अपडेट नहीं करना है, इमेज को, बाकी करना अपडेट, तो काउंट ग्रेटर देन 0 थोड़ी होगा, एल्स में आएगा और जो पुरानी इमेज है उसको उठा के इमेज यूआरएल में सेट कर दे बस। क्योंकि इमेज यूआरएल जो कंट्रोल है आपका, आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये देखो इमेज यूआरएल में ASP4 काम नहीं करता। कहां पे है? इनपुट टाइप फाइल, देखो यहां कहीं नहीं लिखा हुआ ASP4, क्योंकि ये अलग कंट्रोल है, पेज के अलग है, पेज में तो कोई लेन देन नहीं, अलग ओपन होता है। ASP4 लिख भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इमेज यूआरएल में तो कुछ नहीं आ रहा होगा, तो यहां पे मैं क्या करूंगा एल्स में, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ये अपडेट। जब आप एडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? एडिट, तो वो एल्स में आएगा, पुरानी इमेज को उठाएगा और सेट। तो पुरानी इमेज को फाइंड करने का कोड हमने ये लिखा था, ये वाला ही चलेगा ठीक, क्योंकि एल्स में वो तभी जाएगा जब आप क्या कर रहे होंगे, उसको एडिट ठीक। तो वो सेम आपने ये वाला एल्स में चले गए, अगर कोई इमेज सिलेक्ट नहीं, ये लो आप लिख लो, बात समझो ना, कर लो, आपने इमेज को नहीं अपडेट करना, तो इमेज यूआरएल में तो नल आ रहा होगा, क्योंकि उसमें ASP4 टैग हेल्पर तो है ही नहीं, उसे पता ही नहीं किस कॉलम के साथ बाइंड है। तो मैंने क्या किया, पुरानी इमेज जो एडिट हो रही थी वो इमेज मैंने यहां पे उसका पाथ सेट कर। कोड नहीं याद करना, पहले ये चीज क्या लिखी, क्यों लिखी। जैसे आपने प्रोडक्ट का नेम चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, बट इमेज सेम थी, तो काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो ब्राउज करके वहां कुछ सेलेक्ट नहीं किया होगा, तो ये क्या करेगा, जब अपडेट करोगे तो उसकी इमेज को क्या किया, फाइंड किया, उसका पाथ इमेज किसमें आ गया, ये देखो लास्ट में लिखा नहीं हुआ इमेज यूआरएल, और वो आपने सेट कर।
एक यहाँ पे ये देखो, तो ये आपका आ गया, ठीक है जी। ठीक, अब आप इसके बाहर आ, ध्यान रखना इफ एल्स कहां लिखा, ठीक। तो अगर आप अपडेट कर रहे हो और इमेज को अपडेट नहीं कर रहे तो ये वाला चलेगा। अगर आप इमेज को अपडेट कर रहे हो तो ऊपर वाले में लिखा हुआ है वो पुरानी इमेज को डिलीट करेगा और नई इमेज सेव करेगा, ठीक। इसलिए दोनों चीजों में फर्क है, ठीक। देखो जब अपडेट करोगे बनेगी तो नई इमेज ना, सेव करोगे तो भी नहीं बनेगी, ठीक। लेकिन अपडेट के केस में पुरानी को डिलीट करना पड़ेगा, बस इतना फर्क है। नई इमेज बनाने का कोड तो सिर्फ ये यूजिंग वाला है, बाकी कुछ नहीं है ये वाला, ठीक। ये सारे केस। अब आ जाओ इसके बाहर यहां पे। अब आप अपनी कहानी जैसे हम लिखते थे, अगर आईडी 0 है तो ऐड हो, नहीं तो अपडेट, ठीक। और यहां पे तो इफ क्या लिखोगे, इफ प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id अगर 0 है तो क्या लिखना है, यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट एड प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट। एल्स क्या आएगा, अगर 0 नहीं है प्रोडक्ट डॉट अपडेट प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट सेव और उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ, क्या लिखोगे, इंडेक्स। ये कोड तो असल में तो इतना ही होता ना, ये तो इमेज का ताम झाम है जो हमें ऊपर करना पड़ा। तो सबसे पहले चेक लगाया वैलिड है कि नहीं, वैलिड है, फिर चेक किया कि इमेज सेलेक्ट की है कि नहीं, फिर चेक किया अगर इमेज सेलेक्ट किया कहीं इमेज को अपडेट तो नहीं कर रहे, तो उस केस में पुरानी इमेज को डिलीट और उसके बाद नई इमेज वहां सेव हो, डाटाबेस में सिर्फ पाथ सेव हो। अगर आप इमेज को अपडेट नहीं कर रहे तो काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो एल्स में जाएगा और ये ऊपर वाला जो जाएगा। और ये कोड तो आपको पता ही है, अगर वैलिड नहीं है तो ये आएगा। ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखना है, किसी और मैंने एल्स लगा दिया। एक, अगर ये वैलिड नहीं है तो जैसा एडिट है वैसे ही आना चाहिए, वैसे जब अगर वैलिड नहीं है तो जैसा व्यू है वैसा ही आना चाहिए। वैलिड नहीं है, देखो ये एस किसका बच्चे, ध्यान से पहले बार, अगर वैलिड है तो यहां आएगा और अगर वैलिड नहीं है तो वो कहां जाएगा, इसके एल्स। और यहां पे आप लोग वही ऊपर से अपसर्ट वाला ही उठा लो और वही सेव, तो यहां पे मतलब ये है कहने का, ये देखो ये एक तो ये आ गया पूरा प्रोडक्ट पीएम, यही आता ना सेम, वापस वही रहे, वहां ड्रॉप डाउन लगे हो, टेक्स्ट बॉक्स लगे हो, डाटा आ रहा हो, तो यही प्रोडक्ट बीएम पूरा यहां पे एल्स में गए और ले। अब यहां पे ये प्रोडक्ट बीएम हटा दो आगे से, क्योंकि ये प्रोडक्ट बीएम ऑलरेडी इस पैरामीटर में
है। ये देखो, ये यहाँ पे है ना, इसलिए आपने लिखना ही। तो एल्स में ये वैलिड नहीं है, तो इतना तो पता है वैलिड नहीं है, तो जैसा व्यू वैसा ही आएगा। तो जो ऊपर अपसर्ट में लिखा यही था। ये आपने ऊपर लिखा, और एडिट के केस में हमें आईडी चाहिए। एक तो इस तरह से ये था आपका, ये तो पता था सारा। एक अब यहां पे एडिट वाला लिख, कौन सा, आईडी नॉट इक्वल टू 0, तो इफ प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट, और यहां फाइंड कर, ठीक कैसे, यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट, और यहां पे प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, और यहां, और ये आपने क्या किया, व्यू, और ये रिटर्न, ठीक। तो ये आपका पूरा फ्लो बन गया। जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, या तो प्रोजेक्ट बनेगा या प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। जैसे किसी ने छुट्टियां कर ली बीच में, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कोई बोल, या बनेगा या नहीं। पहले फिर असाइन में पहले तो चलो एक दिन छुट्टी की, दूसरी समझ आ जाती थी। अब ये तभी खत्म होगा जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म होगा, नया शुरू होगा। नए में पंगा ये है, जितना इस प्रोजेक्ट में चीजें यूज की वो वहां यूज होंगी, जब वहां यूज होंगी तो इतनी स्लो थोड़ी करवाऊंगा, यानी इमेज वाला लॉजिक में इतना स्लो थोड़ी समझाऊंगा वहां। यानी जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म होगा उसके बाद एक दिन में 3 से 4 दिन का सिलेबस पढ़ते हैं। जितना भी हम 1 घंटे में पढ़ते हैं, 3 टाइम्स तो मिनिमम। कैसी प्रैक्टिस चाहिए होगी, वो ऐसा नहीं कि फास्ट होता है। जो मैंने इसमें चीजें यूज की उसको मैं उतनी फास्ट लिखूंगा,
जो नई चीज होगी उस पे हम लोग टाइम लगाएंगे। एक एक दिन में 3 से 4 लेक्चर कितना हम लोग पढ़ते हैं, तो कैलकुलेट कर लो। ये सिलेबस 5.5-6 महीने का नहीं है। शुरू में मैं कंटेंट लगवाता हूँ, ये इतना कैसे सीख जाएंगे हम लोग? इतने टाइम में हम लोग कैसे सब कुछ सीखेंगे? आप ही सीखोगे देखना, और आपको ही आता हो। एक सबसे बड़ा जो है ये प्रोजेक्ट है, ये हर्डल बोलो या जो बन, जिसका ये प्रोजेक्ट ढंग से बन गया, 3-4 कॉपी बना ली, वो काम कर सकता। बस एक शर्त है कि बिना हेल्प होना चाहिए प्रोजेक्ट। खुद बनाओ, प्रॉब्लम आई खुद रिजॉल्व करो, ठीक। बाकी मैं जब असाइनमेंट दूंगा तो होगा ही। अब क्या करो, यहां लगाओ ब्रेक पॉइंट। अब हम इसको टेस्ट करेंगे दोबारा से पूरे, और सारे केस हम इसे समझेंगे। तो अब आप इसे रन करो। और ये देखो, प्रोडक्ट पे क्लिक किया और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट, और यहां पे एक, तो यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट प्रोडक्ट, ऑथर कोई भी नेम, और यहां पे ये क्या आपने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन, ISBN, प्राइस 650, 600, 550 और 500 और चूज 5। एक फाइल सेलेक्ट कर ली, कैटेगरी कौन सी, स्पोर्ट्स, कवर टाइप हार्ड कवर, और सेव। सेव पे क्लिक कराओ। आगे यहाँ पे अब ध्यान, सबसे पहले प्रोडक्ट BM में आओ, और यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट में नल आ रहा है अभी, ठीक है, नहीं है तो कवर टाइप लिस्ट में नल आ रहा है। ये प्रोडक्ट व्यू मॉडल है, 3 चीजें हैं। तीसरा आपका है प्रोडक्ट, तो इसमें नजर मारो, ऑथर का नेम आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी ID 1 आ रहा है, कवर टाइप ID 3 आ रहा है, डिस्क्रिप्शन ISBN ID 0। पता ही है सेव के केस में ID 0 होगा। इमेज URL देखो नल आ रहा है, क्योंकि इमेज URL में ESP4 नहीं दिखता। इसे कहते हैं बाइंडिंग। हर एक का, जब हम पहली बार ASP.NET पढ़ रहे थे तो वहां नेम होते थे, याद है, आइडियल नेम। फिर जब MVC पढ़ा तो वहां HTML हेल्पर लिखते रहे, HTML.Xbox4 लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते थे। फिर हमने ये MVC शुरू किया कोर में, तो इसमें टैग हेल्पर ASP4। आगे रिएक्ट में कुछ और होगा, एंगुलर में कुछ और होगा, नोड में कुछ और होगा। तो ये देखो, ये नल आ गया, और ये देखो प्राइस, ये सारे आ रहे। तो ये इमेज URL में नल आ रहा है, क्योंकि ESP4 यानी उसे नहीं पता किसके साथ में बाइंड। F10 आ गया। अब ये वैलिड है कि नहीं, यहां फॉल्स आ रहा है, इसका ये वैलिड नहीं। ठीक, और ये जो वैलिडेशन है, ठीक, तो यहां पे रिजल्ट व्यू में जाओ,
ये सारे आ रहे हैं। तो जहां जहां आपका नल है वहां वहां इनवैलिड आ रहा है। कैटेगरी लिस्ट, कवर टाइप लिस्ट, और उसके बाद ये क्या है, कवर टाइप था ना नल वहां पे, आईडी में नहीं, जो रेफरेंस था, तो वहां इनवैलिड आ रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स है, वैलिड नहीं है, और ये सीधा बाहर आ, और ये कोड काम नहीं किया। एक ये देखो, एल्स में गया, नहीं सेव। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब कैटेगरी लिस्ट कहां डालूंगा मैं, अभी कवर टाइप जो दूसरे टेबल का रेफरेंस वो थोड़ी देंगे, अभी वो जब जुड़ तो भी तब देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चे, यहां पे प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक कर किया, और ये लिखा हुआ नल लेबल इनेबल, पे नल इनेबल है, कमेंट बना दो, तो ये डिसेबल, इसका मतलब नल अलाउ है। ये फीचर नहीं बच्चे में डाली थी। तो यहां पे समझ आ गया ना, वो नल उसमें आ रहा है, उस वजह से वो कह रहा है इनवैलिड है। अब नल लेवल अलाउ, ठीक। ये आप क्या करो बच्चे, सारे प्रोजेक्ट में हो, डाटा एक्सेस में भी है, यहां भी कमेंट बना दिया, मॉडल पे गए, यहां भी कमेंट, यूटिलिटी पे गए, सब में जाओ, और इसे क्या बना दो, कमेंट या डिलीट कर दो या डिसेबल, ठीक। तो अब दोबारा फिर रन कर, दोबारा फिर हम इसको क्या करेंगे, रन। कई बार तो जितना टाइम लिखने में लगता है उससे ज्यादा टेस्टिंग में लगता। अब यहां पे रन किया तो ये प्रॉब्लम थी, अब होता क्या नहीं, मैं पहले भी नल लेवल फॉल्स कर सकता हूं, फिर हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आनी क्यों करना है। प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, फर्स्ट, विकास, ISBN, लिस्ट प्राइस, $650, 600, प्राइस 50, और ये और यहां पे कैटेगरी, कवर टाइप, ऐसे डिटेल जैसे पहले, सेव पे क्लिक किया, वहीं आ गई। ये पहले जो दे रहा था, ये देखो कैटेगरी लिस्ट नल था, ये कह रहा था, अब नहीं, जो मैं कहा बाकी चीजें सारी, ये देखो कैटेगरी में नल बता रहा था ना, कैटेगरी आईडी तो ठीक है, कवर टाइप में नल था और कवर टाइप आईडी तो ठीक है, ये इसकी वजह से, और ये आईडी 0। बस आप नजर रखो इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल क्या है, नल है, क्योंकि इसमें ESP4 नहीं चलता, लिख भी दोगे तो भी। अब ये देखो, पहले यहां क्या आ रहा था, फॉल्स, अब हो गया ट्रू। अब पहले देखो F10 वेब रूट पाथ, देखो इसमें क्या आया, पहली बार पूरा टेस्ट करना है, क्या आया जी इसमें, लो ये पाथ ऐसे आ गया, तो यही बताया था कि ये आगे का पाथ खुद उठा ले। ये देखो मैं नोटपैड में आपको ये पाथ यही था, ये देखोगे नजर मार लो,
तो पेप रूट पाथ में ये आ, कहां तक का पाथ आ गया, ww रूट तक का, यही बताया। अब मुझे डी ड्राइव लिखने की जरूरत नहीं, फायदा इसका ये है, अब आपका लैपटॉप होगा तो उसका पाथ आएगा, ठीक। तो ये आपका ww रूट तक का पाथ आ हो गया जी। चले आगे F10। अब हमने फाइल तो सेलेक्ट की है, ये देखो काउंट क्या आ रहा है 1, काउंट ग्रेटर देन 0 लॉस। अब ये फाइल का नेम रैंडम जनरेट करेगा, देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये देखो जरूरी फाइल का नेम है, रैंडम वैल्यू है, कहीं और भी यूज कर सकते हो आप। कल को ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि ऐसी वैल्यू जो डुप्लीकेट ही ना हो, लो ये क्या बना, फाइल का नेम। हमारी फाइल का नाम वैसे a1.zip था, लेकिन जब सर्वर पे सेव करेगा तो इसका नाम ये हो, ठीक। उसके बाद आगे चलो जी F10। अब इससे इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी, देख लो क्या लिखा आ रहा है, .jp। ये इसकी क्या आ गई, एक्सटेंशन .jp। बाद में कंकैटनेट करेंगे। उसके बाद आगे चलो जी, अब उसके बाद जो अपलोड वेरिएबल है इसमें क्या है, पेप रूट पाथ, ww रूट का पाथ आ गया, /images/product। कहां पे ये फाइल सेव होगी, लो जी। अब इसने ये पाथ पूरा बना दिया, आगे कॉपी किया, और ये देखो ये लो जी, क्या फर्क है ऊपर वाले में, ये दो चीज इसमें और आ गई, ठीक। तो आप क्या करोगे, अब देखो आ गया। अब क्या एडिट तो कर नहीं रहे, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, इमेज यूआरएल में तो नल आ रहा है, अभी देखा आपने, अब ध्यान से देखो, ये फाइल बनाने की कहानी हो गई शुरू, और यहां पे इसे ओपन करके देख लो, ww रूट में गए इमेज, अभी कुछ नहीं आ रहा है यहां पे, ठीक। और यहां पे अब F10 प्रेस किया, और ये देखो प्रोडक्ट के अंदर ये देखो क्या आ गया, ठीक। और ये पूरा एक, तो अब ये इमेज यहां पे आ गई, प्रोडक्ट के अंदर देखो आ रहा है, लेकिन डाटा नहीं आया, अभी सिर्फ इमेज बनी है। ये देखो प्रोडक्ट के अंदर ये देखो इमेज का नेम .jpg, ये कहां से पता चला, ये देखो path .combine, अपलोड्स में तो पता है, और साथ में आ गया फाइल नेम और एक्सटेंशन। मतलब ये हुआ, ये वाला पाथ है, और साथ में क्या आ गया, ये दैट इज योर फाइल नेम, ये फाइल नेम आ गया, और उसके बाद ये आपकी आ गई साथ में एक्सटेंशन, ये पूरा पाथ। तो जब फाइल बनी तो पूरा पाथ बना, और इस पाथ पे जाके इमेजेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ये फाइल क्रिएट होगी। क्या लिखा हुआ, क्रिएट, लेकिन अभी इसमें कोई डाटा नहीं है। डाटा कब आएगा, अब इस लाइन कॉपी टू, अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे क्रिएट ने क्या किया, खाली फाइल बना दी, कॉपी टू में उसका डाटा डाल दिया, जितना भी डाटा होगा, और ये डाटा फाइल को दिखाऊंगा आपको, बाइट्स में होता है 0 1 इसका साइज। और ये देखो अभी तक इमेज यूआरएल में नल था, नल है। अब देखो, अब ये एक काम हो गया आपका, इसने इमेज को
www रूट के अंदर इमेजेस में प्रोटेक्ट फोल्डर में सेव कर दिया। अब दूसरा काम, उसका पाथ डाटाबेस में सेव होना चाहिए, ये लाइन उसके लिए हो। अब डाटाबेस में क्या सेव कर रहे बोलो, तो डाटाबेस में पूरा पाथ नहीं स्टोर कर रहे हम लोग, हम डाटाबेस में सिंपल टेक, यानी डाटाबेस में सिर्फ इतना स्टोर, इमेजेस प्रोडक्ट पूरा क्यों करना, क्योंकि आगे का पाथ तो सबका अलग होगा, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, तो उसके लिए वेब रूट पाथ से वो आ जाए। एक चलो अभी सेव से कुछ नहीं होगा, अब यहां एल्स में नहीं जाएगा, पता ही है क्योंकि काउंट ग्रेटर देन 0। अब एल्स में गया, आईडी 0 है, तो अब आप ये देखोगे ऐड, और इस बार इस प्रोडक्ट के अंदर नजर मारो, इमेज यूआरएल में नल की जगह इमेज का पाथ आ गया जो मैंने ऊपर अभी दिखाया, F10, उसके बाद सेव, कोई एरर नहीं, नो वर्किंग, लॉज। कितनी जल्दी सीख लेते आप लोग, हो गया। आगे जो था अब आगे एक जो यहां दिखाना था वही आएगा ना। चलो हम एक और सेव कर लेते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट, अभी यहां पे लिख दिया जी सेकंड प्रोडक्ट, ऑथर चेंज, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दी, ISBN ये दे दिया, प्राइस 1000, 900, 800 और 700, और यहां पे इमेज मैंने ये चूज कर ली, और उसके बाद कैटेगरी कॉमेडी, और यहां पे सॉफ्ट कवर से आ गया वहां पे। अब आप देखो, अब ये सारा लॉजिक समझ आ गया, पूरा आपने भी ऐसे टेस्ट करना तभी समझ आएगा पहली बार। अब ठीक है, पाथ आ रहा है, फाइल आ गई, काउंट ग्रेटर देन 0, फाइल का नेम जनरेट होगा, ये एक्सटेंशन जहां सेव करना, अपलोड का पाथ दे दिया पूरा अप टू प्रोडक्ट्स तक, एडिट तो नहीं कर रहे, तो ये दोनों कोड नहीं चलेगा, ये चलेगा। अब ये क्या करेगा, एक फाइल और एम्प्टी बना देगा, बन गए दो, एक तो ये दो फाइल। अब आप क्या करो, इसमें F10 और ये कॉपी, अब इस फाइल में डाटा कॉपी भी होगी या जो एक। अब उसके बाद ये हम डाटाबेस में इसका पाथ सेव करेंगे, ये वो आ गया, और उसके बाद आईडी 0, ऐड और सेव, तो एक आपका फ्लो चल गया। अब ध्यान से दूसरा फ्लो, एडिट वाला, सेव वाला तो हो गया। अब मैंने ये फर्स्ट प्रोडक्ट को एडिट करना है, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, पहले यहां पे आ गया, तो मैं चाहता हूं एडिट पे क्लिक करो, यहां पे इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए, पहले ये कर। चलो इसके लिए क्या करोगे, HTML में गए, और आपको पता है इमेज डिस्प्ले की जगह हमने बनाई है। अब यहां पे आप लोग आ जाओ और यहां इमेज डिस्प्ले करें, तो यहां पे पहले चेक करेंगे इमेज है भी कि नहीं। कैसे चेक करते हो, कि मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल इज नॉट इक्वल टू नल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या प्रोडक्ट डॉट आईडी, उससे भी चेक कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि एडिट के केस में जाएगा ना यहाँ पे, वैसे इमेज होगी क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाई हुई है। पर कुछ केस ऐसे हैं जिसमें मान लो हमारे में नहीं, कल को कभी इमेज होगी कभी नहीं, जैसे प्रोफाइल है, कोई प्रोफाइल पिक्चर होती है किसी की नहीं, तो उस केस में भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अगर इमेज है
कहां डिस्प्ले करेंगे, IMG सोर्स, और यहां पे मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL निकल जाएगा इतना। हमें तो यहां प्रॉपर पाथ, तो इमेज का जो पाथ है ठीक है, और ये क्लोज कर दो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो पाथ है वो W रूट का ही उठाता है, इसलिए यहां पे मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो वो जो हमने इमेज URL वाला कॉलम था उसमें क्या स्टोर हो रहा है, /images /product और /फाइल का नेम और आगे साथ में एक्सचेंज, क्योंकि ये आगे पाथ खुद ये मैनेज करेगा, तभी तो W रूट पाथ दिया हुआ, तो W रूट है इसीलिए हमने ये दिया। और ये देखो एक बार नजर मार लेते हैं, लो अब इमेज की हाइट वेट वगैरह सेट करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इमेज आनी शुरू हो। हाइट वेट सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट सफिशिएंट है इतना साइज, कोई प्रॉब्लम ठीक। तो ये आपकी इमेज डिस्प्ले हो, बेसिकली हम तो ऐसे इमेज उठा लेते हैं ना, जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट करता है तो डिजाइनर और प्रोडक्ट की इमेज बनाता है और उसका प्रॉपर साइज होता है, उतने साइज की जगह हमारे पास होनी। आ गया जी। अब उसके बाद अपडेट करना, एक मैंने बोला जी फर्स्ट प्रोडक्ट अपडेट, पहला केस देखो, प्रोडक्ट के नेम अपडेट हुआ और उसका ऑथर अपडेट हो, एक बाकी सब ठीक है। तो अब ना इमेज अपडेट कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने अपडेट कर। अब जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आएगा और यहां पे ये देखो प्रोडक्ट में गए, आईडी आ गया 1, ये कहां से आया, जो आईडी जो एडिट हुआ, उसके बाद ऑथर आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, लेकिन इमेज यूआरएल में अभी क्या आ रहा है ना, क्योंकि हमने वहां इमेज को अपडेट नहीं कर। तो अब ये कौन से वाला केस चलेगा, वैलिड, अब आपका इसके अंदर गया और यहां पे काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं, सीधा इसके एल्स में गया। कोड जैसे चल रहा हो पहले पता होना चाहिए कैसे चले, नहीं तो हमारा लॉजिकल। और ये देखो इसने क्या किया, जिसको एडिट कर रहे हैं उसका आईडी और उस इमेज को आपने फाइंड कर लिया, और ये देखो ये उसका पाथ आ गया, वही पाथ है /images /product/image, और वो सेट हो गया किसका, जो इमेज यूआरएल में अभी ना ला रहा था, पुरानी इमेज ही आ जाएगी ठीक, क्योंकि इमेज को अपडेट नहीं करते। बस अब इसके एल्स में गया अपडेट, और इसने हमें एरर दे दी। करना थोड़ी पढ़नी है, ठीक करनी, और ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये की यूज हो रही है, ये कंफ्यूज हो गया किसको अपडेट करना, यानी कि जब इसने अपडेट करने की कोशिश की, इंस्टेंस ऑफ एंटिटी प्रोडक्ट कैन नॉट बी दैट,
तो इसे ये नहीं पता चला किसको अपडेट करना, बस ये है समझ। ठीक, तो यहां पे जब हमने ये किया फाइंड, तो इसने हमें एरर दी अपडेट रिपोजिटरी पे। किस पे दी? अपडेट रिपोजिटरी पे। ठीक, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये कह रहा है, जैसे हमने पता क्या किया होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है कि इस अपडेट से पहले ना हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसको नहीं पता चला मैं किसको अपडेट करूं, क्योंकि अपडेट में तो हमने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। अब कभी इस प्रोडक्ट में ये अपडेट हो गया, ये फाइंड हुआ, तो इसलिए फिर आप क्या करो, जो रिपोजिटरी बनाई है हम सीधा वहीं चेंज कर देंगे डेटा एक्सेस जेनेरिक रिपोजिटरी में, और यहां पे रिपोजिटरी में जो ये अपडेट बनाया, और यहां पे पुरानी सारी चेंजेस क्या कर दो, क्लियर। आ गया ना, क्योंकि अपडेट से पहले फाइंड कर दिया, अब उसने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब इसको नहीं पता चला किसको अपडेट करना, इसलिए अब क्या करेगा, पुरानी जो बीच में जितनी भी चेंजेस होंगी कोई फाइंड किया उसको क्या कर देगा, ये अब दोबारा चेक करेंगे कि अपडेट कर रहे, इमेज को अपडेट नहीं। तो ये कोड कहां लिखना है बोलो, एक जगह चेंज कर दो, कहां पे, जेनेरिक रिपोजिटरी में, ताकि आगे भी हमें प्रॉब्लम ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज। अगर ये चल गया तो फिर तो डिलीट ही बचा हमारा उसके बाद। ठीक, फिर होम पेज पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, होम पेज पे, फिर वहां ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट, फिर यूजर वगैरह भी आएंगे, कौन खरीद रहा है, पैसों की बात भी होगी। लो आप प्रोडक्ट पे आ गए, तो दो प्रोडक्ट तो मैंने डाल दिए, किसी एक को अपडेट कर लो। लो जी, एडिट पे क्लिक किया, ठीक, मैंने बोला जी प्रोडक्ट का टाइटल अपडेट होगा, ठीक, ऐसे मैंने बोला जी ऑथर का लिखा गया था, ये चेंज कर दिया, ठीक, ऐसे कुछ और इमेज को छोड़ के कुछ भी चेंज कर लो, अपडेट पे क्लिक किए, और ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, इमेज अपडेट नहीं कर, तो इसने क्या किया, जो पुरानी इमेज उठाई, इमेज यूआरएल में उसका पाथ सेट कर दिया, क्योंकि इमेज यूआरएल में नल था, नहीं तो पुरानी इमेज नहीं होगी तो फिर एरर देगा। लॉज अब उसके बाद एल्स अपडेट, और यहां उसने एरर दी थी। अब उसके बाद देखो, और ये क्या हो गया आपका अपडेट, कंटिन्यू करो, लो लिखा आ गया ना, सेकंड प्रोडक्ट रमन कुमार जो चेंज, तो ये केस सेव भी हो गया अपडेट। अब थर्ड केस आता है इसका अपडेट और इमेज भी अपडेट कर। लो जी इसी की कर लेते हैं जी, इसी को कर लेते हैं, एडिट किया, ये अपडेट हटा दिया, ये भी कर सकते हैं, और इसमें इमेज ये दी है, अभी डमी दी आपको ये और है, तो यहां पे क्लिक किया, आपने बोला ये वाली इमेज इसकी जगह ये। अब ये होना क्या चाहिए, पहले इमेजेस फोल्डर में जाके प्रोडक्ट के अंदर पुरानी इमेज को डिलीट करेगा और इसको सेव करेगा, और
और डाटाबेस में वो अपडेट होगा उसका पाथ। क्लिक किया, आगे। अब आप देखना F10, अब आगे यहाँ पे, और ये देखो काउंट ग्रेटर देन 0 है। लो जी, फाइल का नाम ये बनेगा एक्सटेंशन और ये पाथ पता है। पर इस बार हम इमेज को एडिट कर रहे तो ये पुरानी इमेज को उठाएगा और इमेज यूआरएल में उसका पाथ सेट कर देगा, क्योंकि इसमें नल आ रहा है। और उसके बाद ये इसको क्या कर देगा, डिलीट। ये देखो, और ये अंदर गया और ये क्या किया, डिलीट। चेक कर लो, आप यहां पे गए मेन प्रोजेक्ट में, देखो एक इमेज रह गई ना, 2 थी ना पहले यहाँ पे, तो इसने इसको डिलीट कर दिया। अब इसकी जगह ये कोड क्या करेगा, एक नई फाइल बना देगा। और ये अब यहां वापस कितनी हो गई, 2। ठीक इसी तरह से फिर F10 आ गया इमेज यूआरएल, और उसके बाद यहां पे ये गया और ये बस। और क्या केस बचा, इमेज को नहीं अपडेट कर रहे कुछ और तो भी चल गया, इमेज को अपडेट कर रहे ये हो गया आपका। तो अब आपका उसके बाद कोड होगा डिलीट का। तो डिलीट की कहानी में क्या सोचोगे, सिंपल डिलीट लिखोगे कुछ सोचोगे भी, बोलो सिंपल डिलीट लिखोगे या सोचोगे भी, क्या सोचोगे? डिलीट का कोड वही है जो हमें आता है, आईडी पास करो जैसे हम करते थे, स्वीटलर टोस्टर एपीआई बनाएंगे, सारा वही है। लेकिन क्वेश्चन है, डाटाबेस से तो उस रो को डिलीट कर दोगे, लेकिन वो फिजिकल फाइल भी डिलीट होनी चाहिए, यानी 2 डिलीट होंगे, एक डाटाबेस से रो और एक इमेजेस के अंदर, दोनों कोड आपको आते हैं। तो कल पूछूंगा किस किसने ये कर लिया है, तो कल आपका ये कंप्लीट